तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल समग्र शिक्षा MP09 पर। जी हाँ प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों के सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ एक और वीडियो के साथ में। इस वीडियो में हम सीखेंगे कक्षा 8 की गणित चैप्टर नंबर 2। जी हाँ, ये आप लोगों का जो सेशन रहेगा 2026-27 का सेशन, ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पेज पर आए हो तो फॉलो करना ना भूलें। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए फटाफट देर ना करते हुए हम चैप्टर नंबर 2 को समझते हैं। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है प्यारे बच्चों, उसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। अब एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम है। इन चैप्टर के सवालों को हल करने से पहले हमें इस चैप्टर का जो नाम है उसका अर्थ समझना होगा, यानी यहाँ पर दिए गए एक एक वर्ड्स का हमें यहाँ पर मतलब पता होना चाहिए। कि जब आपसे कोई पूछे कि चर क्या होगा तो हमें पता होना चाहिए चर यानी वेरिएबल क्या होता है। इसी के साथ में एक टर्म्स यूज होती है अचर यानी कांस्टेंट क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो में आज हम सीखेंगे चर क्या होता है, अचर क्या होता है, रैखिक किसे कहेंगे और समीकरण किसे कहेंगे। और एक टर्म आती है बहुपद, जो कि आप लोग जब 9th और 10th में जाएंगे तब वो टर्म्स आपके सामने आएगी, लेकिन हम उसे ही थोड़ा आज इस वीडियो के माध्यम से समझाने का मैं प्रयास करूँगा। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा सब कुछ। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। तो सबसे पहले हमें समझना है चर राशि, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल। अब ये होती क्या है? जैसा कि आप परिभाषा में देख पा रहे हैं कि जिस राशि का मान बदलता रहता है या जो अलग अलग स्थिति में अलग अलग मान देती है उसे चर राशि कहते हैं। अब सर हमें यहाँ थोड़ी सी बात समझ में नहीं आई, तो ध्यान रखिएगा प्रिय विद्यार्थियों कि जैसे देखो, एक उदाहरण के माध्यम से मैं यह समझाना चाहता हूँ। एक सिंपल सा उदाहरण है कि अगर एक भैंस है, देखिए एक भैंस आपको चर राशि कैसे समझाएगी, चर और अचर राशि आपको कैसे समझाएगी। चलो एक छोटा सा उदाहरण है। एक बफेलो है, एक भैंस है। अगर उसको आप किसी जगह पर, मान लीजिए गार्डन है, आपने उसको खुला छोड़ दिया, तो आप खुद विचार कीजिए, क्या वो यहाँ एक जगह रुक कर चरेगी? नहीं, वो यहाँ जाएगी, 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 यानी इस पूरे गार्डन के अंदर वो कहीं भी घूमती रहेगी, ठीक है। तो बस ये जो चर राशि होती है, इसका जो नेचर होता है वो इसी खुली हुई भैंस की तरह होता है, यानी हर बार इसकी वैल्यू क्या होती रहती है, बदलती रहती है। अब सर कैसे? चलिए एक और एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, वेरिएबल दिखते कैसे हैं, है ना। सबसे पहले तो मेन वो बात आती है कि वेरिएबल दिखते कैसे। तो वेरिएबल के लिए आप लोग हमेशा याद रखिएगा, आपके जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अगर वो आप लोगों को आपकी मैथ्स की बुक के अंदर दिखाई दे रहे हैं, यानी हम उसे क्या कह देंगे, वेरिएबल्स, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपके इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स आपके इंग्लिश मैथ्स की बुक में दिखाई दे रहे हैं, यानी वो हो गए आपके वेरिएबल्स, ठीक। अब सर मान बदलती रहती है, इसके पीछे का क्या लॉजिक है वो समझाइए। चलिए हम समझते हैं कि क्यों हम इन वेरिएबल्स को कहते हैं कि ये फिक्स नहीं होते हैं, इनका मान बदलता रहता है। देखिए फॉर एग्जांपल एक उदाहरण ले लेता हूँ मैं कि x + 2 = 30। 30 थोड़ा बड़ा नंबर ले लिया मैंने, छोटा नंबर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आसानी से आ जाए। मैं ले लेता हूँ 4, ठीक। अब इस 2 को मैं बराबर के उधर भेजूँगा तो इधर x अकेला रह जाएगा, 4 बराबर के उधर ऑलरेडी था, 2 प्लस का उधर जाकर माइनस का 2 हो गया, ठीक है। तो x की जो वैल्यू आई वो आई 2, ठीक।
तो अभी मैं फिक्स कह सकता हूँ क्या कि ये जो x है इसकी वैल्यू हमेशा के लिए 2 रहेगी? तो बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी कंडीशन चेंज होगी इसकी भी वैल्यू चेंज हो जाएगी। कैसे, ज़रा समझते हैं। देखिए, अगर मैं इस 4 की जगह यहाँ पर 6 कर देता हूँ तो यानी यहाँ 4 की जगह 6 आएगा, और जब आप 6 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आने वाला है? 4। लेकिन जस्ट सर अभी तो उसके पहले हमने देखा था यहाँ पर x की जो वैल्यू थी वो तो 2 थी। तो इसीलिए चर राशि को कहा गया है कि ये छुटी हुई भैंस है, यानी ये कहीं ना कहीं भटकती रहेगी। इसका जो मान रहेगा वो फिक्स नहीं रहेगा। आई होप मेरे उस छोटे से उदाहरण से आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट है अब आप लोगों के दिमाग में बैठ चुका होगा। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है आप लोगों को अब इस कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। और भी अगर आपको ऐसा लगता हो कि कोई प्रश्न उठ रहा है दिमाग में तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है, चर राशि समझ में आ गई। अब हम बढ़ते हैं अचर राशि की ओर। तो देखिए, अब अचर राशि के लिए भी हम छोटा सा उदाहरण वही ले लेते हैं। ठीक है, कि मान लो भाई ये एक गार्डन है और इस गार्डन में जो बफेलो थी हमने उसको क्या कर दिया मालूम है? खूंटे से बांध दिया, मतलब फिक्स कर दिया। अब ये हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं, कुछ नहीं करेगी, मतलब यहीं पर जितना भोजन रखेंगे हम ये खाएगी। यानी कहने का सीधा सीधा सा अर्थ यहाँ पर बच्चों ये है कि ऐसी राशियाँ या ऐसी वैल्यूज़ जिनका मान स्थिर हो, फिक्स हो, बदले ही ना, यानी जिस राशि का मान हमेशा स्थिर रहता है या जो किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता उसे अचर राशि कहते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो जैसे 2 हो गया, 5, 10 माइनस का 7, 3/4, रूट का 2, पाई की वैल्यू यानी 22/7, 0, 100, ये सारी ऐसे नंबर। या फिर मैं कह दूं कि हमें जितने भी हमारे नंबर्स दिखते हैं, ठीक है, मैथ्स में, वो सारे कौन सी राशियां होती है? हमारी अचर राशियां। ठीक है, समझ में आई बात? यानी हमें जो मैथ्स के अंदर जितने भी नंबर दिखेंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? हमारी अचर राशियाँ। ठीक है प्यारे बच्चों, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब सर बदलती नहीं रहती, मतलब जैसे 3 है तो ये 3 ही रहेगा, इसकी शक्ल ऐसी ही रहेगी, कोई चेंजेस नहीं रहेगा। ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि ये 3 सर ऐसा था तो ऐसा बन गया, ऐसा नहीं होगा ना, ये ऐसा ही रहेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि ये 6 ऐसा है तो ऐसा बन जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कोई चेंजेस नहीं करेगा, जैसा का वैसा ही हमें मिलेगा। तो जितने भी नंबर है उनकी जो स्थिति होती है, वो परिस्थिति होती है, उनकी कभी भी नहीं बदलती। तो आप बस इतना सा ध्यान रखिएगा सिंपल सी भाषा में कि जितने भी सर हमारे नंबर हैं, जितने भी हमारे नंबर्स हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अचर राशि। क्या कहते हैं? अचर राशि, यानी कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? क्या चर राशि समझ में आ गई, अचर राशि समझ में आ गई? अब बढ़ते हैं हमारे अगली स्लाइड की ओर। चलिए, अब बीजीय व्यंजक यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को थोड़ा सा समझ लीजिए, क्योंकि वो इन्हीं से मिलकर बना है तो समझना ज़रूरी है। अब क्या होता है बीजीय व्यंजक? तो बीजीय व्यंजक को समझने के लिए थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक और स्टोरी बताता हूँ। देखिए, स्टोरी ये है कि अगर मम्मी को मूंग दाल दी तो जो बनने वाला व्यंजन क्या होगा? मूंग दाल होगा, क्योंकि मम्मी को हमने कौन सी दाल दी है? मूंग दाल। अगर हमने मम्मी को चावल दी तो जो बनने वाला व्यंजन होगा, यानी जो भी पकवान बनेगा वो क्या बनेगा? चावल बनेगा। ठीक है, अब कभी गलती से ये हो जाए कि आपको चावल और मूंग दाल एक साथ देना पड़ जाए, मूंग दाल प्लस चावल, या यूँ कह दें कि एक ही पॉलीथीन में दोनों थे। अब गलती से जो अंदर मूंग दाल की पॉलीथीन रखी हुई थी चावल की पॉलीथीन के अंदर, वो फट गई,
तो मूंग दाल और चावल दोनों के दोनों एक साथ मिल गए, और मिलने के बाद में जो नया व्यंजन या तैयार होगा वो क्या होगा, उसे हम क्या कहते हैं, खिचड़ी। बस यही खिचड़ी बनने वाली है हमारी बीजीय व्यंजक। इसी को हम क्या कहेंगे, बीजीय व्यंजक। तो सर इसमें क्या रहेगा, तो इसमें प्यारे बच्चों रहेगा क्या, इसमें आप लोगों को जो अभी हमने चर राशि बताई, चर राशि और प्लस अचर राशि, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, बीजीय व्यंजक, है ना। किसी व्यंजक में संख्याओं के साथ साथ अचर राशियों का जो प्रयोग होता है उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। यहाँ पर इसकी डेफिनेशन के अंदर हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक, जैसा कि आप लोग इसके उदाहरण में भी देख पा रहे हो, यहाँ कांस्टेंट के साथ में एक चर राशि है, यहाँ 5a जो आया है, तो कांस्टेंट के साथ में एक वेरिएबल आया है, 7 के साथ में भी एक वेरिएबल है, यहाँ पर 3x² है, तो यहाँ भी एक वेरिएबल है कांस्टेंट, यहाँ पर भी एक वेरिएबल है कांस्टेंट दिख रहा है हमें। यानी चर राशि अचर राशि जहाँ पर कंबाइंड यूज होती हो उसे हम सामान्य जनरल भाषा में कह देते हैं बीजीय व्यंजक। यानी जिस बीजीय व्यंजक में, अच्छा बहुपद किसे कहेंगे, बहुपद इन्हीं बीजीय व्यंजक से मिलने वाला जो पद होता है हमें क्या कह लेते हैं, बहुपद कह देते हैं हम, सीधी सी बात। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक बहुपद का उदाहरण, x² + 3x + 2। जैसे एक से अधिक पद हों, है ना। अब पता कैसे चलेगा सर एक से अधिक पद है क्या इसमें, तो आपको यहाँ पर जो भी साइन दिख रहे हैं साइन को पकड़ना है। देखो यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, ठीक। तो प्लस के पहले भी एक, प्लस के दोनों प्लस के बीच में भी यहाँ पर एक राशि दिख रही है चार अचर, और लास्ट में भी हमें चार अचर दिख रही है। तो जो फर्स्ट में दिख रहा है उससे एक पद, ये सेकेंड पद, और यहाँ पर 3 पद। तो जो बहुपद है ना उसको भी 2 कैटेगरी में बांटा गया है, घात के आधार पर और पद के आधार पर। तो फिलहाल अभी आप लोगों को उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं उसको नहीं समझाऊंगा, ये 9th 10th में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों के साथ में जरा घात के आधार पर देखिए, जैसे द्विघात बहुपद है इसे द्विघात कह देंगे, क्योंकि यहाँ पर पावर कितनी नज़र आ रही थी आप लोगों को 2, इसीलिए उसको द्विघात बहुपद कह देते हैं। घात 3 वाले को हम त्रिघात बहुपद कह देते हैं, जैसे यहाँ पर है चतुर्थ घात बहुपद कह देते हैं, है ना। तो बहुपद की अभी आपको आवश्यकता नहीं, बस एक हल्का फुल्का समझ लीजिए कि एक से अधिक टर्म्स अगर किसी के अंदर दिखे और उसमें भी वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू साथ में रहे तो वो बहुपद हो जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं हम। अब समझते हैं हम रैखिक समीकरण किसे कहेंगे। देखो एक चर वाले का समझ में देखो आना चाहिए, क्योंकि अगर हम चैप्टर नहीं समझेंगे ना बेटा तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो एक चर को समझते हैं। अब ये सर एक चर होता क्या है, ठीक है। अच्छा पहले ये बताओ कि चर समझ में आ गया, चर अचर समझ में आ गया ना। चर राशि मतलब क्या, चर राशि मतलब सर जो भी हमारे x y z होंगे वो चर राशि कहलाएगी। अब इसमें एक चर का बोला है, तो एक चर का क्या, तो बेटा आप अपने इस चैप्टर के अंदर देखना, आप हर एक प्रश्नावली को देखना। अगर आपको इस प्रश्न चैप्टर 2 की प्रश्नावली में अगर कहीं x दिखेगा तो पूरा ही समीकरण में कहीं x ही रहेगा, उसमें y देखने को नहीं मिलेगा। अगर समीकरण में y होगा तो x देखने को नहीं मिलेगा, s होगा तो s ही देखने को मिलेगा, t होगा तो t ही देखने को मिलेगा, z होगा तो z ही देखने को मिलेगा। यानी उसमें दो चर यानी x y एक साथ कभी भी आपको यूज़ नहीं मिलेंगे, y z आपको एक साथ यूज़ में नहीं दिखेंगे। अब जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हो आप लोग कि 2x + 5 लिखा हुआ दिख रहा है, तो इस पूरे इक्वेशन के अंदर अब बराबर 0 है। तो आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पर एक ही चर यानी x ही दिख रहा है ना। तो ऐसे हो सकता है कि 2y + 3 दे दूँ मैं, तो इसमें y ही देखने को मिले। यानी कहने का अर्थ है पूरे इक्वेशन में, पूरे समीकरण में आपको केवल एक ही चर देखने को मिलेगा, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, एक चर वाला। अब रेखिक का मतलब सर देखिए मैंने अभी बताया था कि जो बहुपद होता है उसे 2 भागों में बांटा गया है, एक तो पद के आधार पर और एक घात के आधार पर।
तो घात के आधार पर जो बहुपद होता है फर्स्ट, जिसकी पावर क्या हो, सिंगल हो, 1 पावर हो, जो कि उस पर लगी हुई नहीं रहती है हमेशा, है ना। यानी जैसे अब भी जस्ट इक्वेशन लिखा हमने 2x + 5 = 0, ये लिखा। तो इस चर के ऊपर पावर कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है यहाँ पर, ठीक है। तो ये 1 जो पावर होती है, इसी 1 पावर वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, या इसी 1 पावर वाले जो बीजीय व्यंजक को वो क्या कहते हैं हम, रेखिक। और समीकरण, अब समीकरण क्या होता है वो भी समझ लीजिए। देखिए, अगर यहाँ अगर केवल ये लिखा हो 2x + 5, तो मैं कह दूंगा ये एक बहुपद है, ठीक है। और अगर मैंने यहाँ पर इक्वल लगाया और 0 कर दिया, अब 0 करो या मत करो, अगर उसके इक्वल के उधर कोई नंबर हो, कुछ भी संख्या हो सकती है, 0 हो, तो मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर लिया है। यानी कुल मिलाकर बात केवल किसकी हो रही है, यहाँ पर इक्वल साइन की हो रही है। अगर यहाँ इक्वल साइन लगा है तो इसे अब मैं क्या कहूँगा, समीकरण। क्या कहूँगा, इसका नाम क्या पड़ेगा अब, समीकरण। क्या पड़ेगा, समीकरण। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, समीकरण किसे कहेंगे। यानी सर अब इसके 2 पक्ष हो जाएंगे। आप जिस टेबल पर बैठे हुए ये वीडियो अगर देख रहे हो, तो आपके सीधे हाथ की तरफ का हो जाएगा RHS, राइट हैंड साइड, और उल्टे हाथ की तरफ हो जाएगा LHS, है ना। मैंने गलत लिख दिया है, जबकि आना इस साइड था, क्योंकि मैं जिधर से लिख रहा हूँ मेरा हाथ ये है। RHS इधर होगा और LHS ये होगा, ठीक है। और इनके बीच में इक्वल। अब इसका मतलब ये है कि हमें बैलेंस करना होगा दोनों तरफ। समीकरण का यही अर्थ होता है। तो कैसे करेंगे हम, क्या करेंगे, ये आगे सीखेंगे अच्छे से। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार चर राशि होती है, किस प्रकार अचर राशि होती है, रेखिक समीकरण किसे कहते हैं, समीकरण किसे कहते हैं, रेखिक किसे कहते हैं, और एक चर किसे कहते हैं। अगर ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके ज़रूर जाइएगा। कमेंट कर दो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उससे हमें भी तो पता चले कि हम आपको क्या डिलीवर कर रहे हैं। और वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, देखते रहिएगा, और मैं तो कह रहा हूँ चैनल पर अंत तक बने रहिएगा। बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को समझाया जाएगा, हर एक चीज़ को बारीकी से समझाई जाएगी, इतना मेरा दावा है। और बिल्कुल समझ में आएगी। अगर आपको अगर कुछ बारीक से बारीक चीज़ें समझ में ना आए तो भी कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उसको वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मुझे पता तब चलेगा जब आप लोग बताओगे, ठीक है। तो आपको अगर इतनी बातें समझ में आ गई हैं, इतनी चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपने इस वीडियो को इतना देखा है ना, तो उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, है ना।